हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। हम लोग इस वीडियो में परमाणु चैप्टर से संबंधित जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो व्यंजक प्राप्त होता है उस पर कई सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर, आप रदरफोर्ड का मॉडल और नील बोर का मॉडल दोनों पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो मान लेते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान स्मॉल है और ये नाभिक से आर्यन दूरी पर यानी आर्यन त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा। सारे नोट्स हम आपको इस बोर्ड पे अभी लिख देंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो सब के सब हम इस पर लिखेंगे। केवल वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आर्यन त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा पे कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लगातार गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो उसमें क्या आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी। आप पढ़े हैं क्लास 11 में कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है, इसलिए उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सदैव एक निश्चित जो कक्षा होती है इसी में स्थिर रहता है, यानी ये नाभिक की तरफ खींचता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस स्थिति में इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा भी है जो उसको लगातार इसी की स्थिति में बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी वो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है और जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा उन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, नील बोर का जो उन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, उसी परिकल्पना की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे, फिर दोनों का योग कर लेंगे। जो भी व्यंजक प्राप्त होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का व्यंजक। तो पहले हम सारी चीजों को लिखते हैं और आप पेन कॉपी के साथ बैठिए, आप उस सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि नाभिक के चारों तरफ, यहां पर लिखेंगे नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यानी नाभिक के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो उसके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है कितनी। तो आगे लिखेंगे नील बोर की परिकल्पना के अनुसार, नील बोर की परिकल्पना के अनुसार नील बोर ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उनकी पहली परिकल्पना यह थी कि जो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक होता है उसके बीच जो लगने वाला विद्युत आकर्षण बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक की तरफ खींचता नहीं है, लगातार एक वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। तो नील बोर की जो परिकल्पना थी वो ये था कि mvn का स्क्वायर अपान आर्यन इज इक्वल टू 1/4πε इंटू z इंटू e अपान आर्यन का स्क्वायर। अब सारी चीजें यहाँ पर हम सारे पद आपको समझा दे रहे हैं कि सारी चीजें हैं क्या। यहाँ पर यम क्या है, तो यम आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वीएन क्या है तो इसका वेग है जिस वेग से ये चक्कर लगा रहा है, आर्यन क्या है तो आर्यन क्या है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, और एम वी स्क्वायर बटा एन क्या, आर्यन क्या है तो आपने अभिकेंद्रीय बल का सूत्र पढ़ा है कि एफ सी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ पर आर्यन और वीएन क्या है तो हमने एनवी कक्षा माना इसलिए एन आप वहां पर लिखे हैं। तो ये हो गया। ये आपका क्या है तो दो स्थिर आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल है जो कि कूलाम के नियम के अनुसार होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर जो Q1 वो पहला आवेश है, तो पहला आवेश जो है वो हम क्या मान रहे हैं, जेड क्या होता है तो एटॉमिक नंबर होता है, क्या होता है एटॉमिक
नंबर। जैसे हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम के लिए 4। वैसे आपका यहाँ पर जेड का एटॉमिक नंबर। और ई क्या है, तो परिमाण है किसका, इलेक्ट्रॉन का। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, जो कि आपका होता है 1.6 × 10⁻90। चूंकि नाभिक क्या होता है, धनावेशित होता है, तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन का परिमाण क्या होता है, प्लस में लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के परिमाण के बराबर होता है। अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी दोनों का परिमाण सेम होता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, Ze लिखा, और दूसरा क्या है, ई, दूसरा आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां पर हो गया Ze × E/Rn का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम आगे कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं, तो आप इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, आर्यन को उधर भेज देते हैं। तो यहां से हो जाएगा mvn का स्क्वायर इज इक्वल टू, आर्यन उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4πε × Ze² आर्यन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई आर्यन। ठीक, यहां से आर्यन निकला, यहां पर चला गया, यहां पर देखो तो एक आर्यन से एक आर्यन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका mvn का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε × Ze² आर्यन। ठीक, तो ये हो गया आपका। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे, हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, अभी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mvn का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 × 1/4πε × Ze²/Rn। ठीक, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 mvn का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8πε × Ze²/Rn। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने के पीछे का कारण है कि यहाँ पर देखो 1/2 mvn स्क्वायर है क्या, तो ये आपका होता गतिज ऊर्जा। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है आपका ½ mv²। क्लास 11 में, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ½ mv² क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया कितना, 1/8πε × Ze²/Rn। ठीक, तो इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। यहां पर देखते हैं कि नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो यहां पर लिखेंगे आगे, यहीं पर लिखते हैं, तथा नाभिक और, या नाभिक नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन की चाहिए ना, तथा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो, उस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। तो U बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε × Ze × माइनस का E × आपका हो जाएगा Rn का स्क्वायर × Rn। अब ये कहां से आप समझिए, हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th दोनों क्लासों में पढ़ चुके हैं कि U जो होता है वो होता है mgh। आप स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े हैं। तो यहां पर जो mg होता है ये क्या होता है, आपका भार होता है। अब भार क्या है, तो क्लास 9th में या क्लास 11th में आप पढ़े हैं कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो यहां पर mg क्या है, जो भार है, भार एक प्रकार का क्या होता है, भार जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है। और यच क्या है, यच होता है पृथ्वी तल से उस वस्तु की ऊंचाई। तो यहां पर देखो, तो यहां पर जो नाभिक है वो कितना है, Ze है उस पर परिमाण, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमता है, कितनी दूरी पर, आर्यन दूरी पर। तो हम लोग जानते हैं कि इनके और इनके बीच का जो लगने वाला आकर्षण बल है, जैसे कि पृथ्वी और कोई भी पिंड पृथ्वी तल से जब h ऊंचाई पर होता है तो उसके बीच की स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। तो अगर यहां से नाभिक से आर्यन दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस स्थिति में इसके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो स्थिर विद्युत बल होगा, और वो होगा 1/4πε × Ze - Rn का स्क्वायर, जो कि कूलाम के नियम से आप पढ़े हैं कि Q1 Q2/Rn²। ये Q1 है Ze, प्रोटॉन का आवेश है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ पर माइनस क्या क्यों लगाएं, तो माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण जो होता है सदैव निगेटिव होता है। Rn क्या है, तो त्रिज्या है। ठीक, तो यहां पर बल तो ये हो गया, और नाभिक से इसकी दूरी कितनी है, नाभिक से दूरी कितनी, आर्यन, तो गुणे क्या हो जाएगा, आर्यन। जैसे यहां पर हम पृथ्वी से दूरी लिखते हैं h, वैसे यहां पर हम नाभिक से दूरी लिखेंगे कितना है, आर्यन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर्यन। तो वही चीज हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर देखो, तो यहां से
आर्यन से आर्यन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ से इसको आगे हम लिखते हैं, देखिए पहले फ्रेंड चेक करें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। हाँ देखो इसको आगे से इसको ऊपर से लिखते हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ से U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू यहाँ पर क्या है जेड ई और माइनस ई का गुणा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें प्लस में आ जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर अपान आर्यन। ठीक, तो एक आर्यन से एक आर्यन कैंसिल, इसलिए क्या बचा, आर्यन बचा। तो ये इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 2। हम लोग अभी शुरू में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। तो यहां पर लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E जो है वो बराबर होगा किसके, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। E मतलब एनर्जी, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, यू मतलब जो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है, यू प्रदर्शित करते हैं उससे। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा आपका के ई का मान, देखिए के ई का मान हमने समीकरण नंबर 1 से mvn स्क्वायर है, तो mvn स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, के ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है। तो यहां से मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/8 बाई एप्सिलॉन 8 पाई एप्सिलॉन इनटू यहां पर देखो जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन, जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन प्लस यहां पर देखो u का मान कितना है, तो ये है माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन। यहां पर देखो तो जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन, यहां पर भी क्या है जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/8 पाई एप्सिलॉन इनटू जेड ई स्क्वायर अपान आर्यन। ठीक, इसका ओपन करेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन। ठीक, अब दोनों पक्षों में देखो तो काफी सारी चीजें कॉमन है। यहां पर देखो तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, तो यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन, यहां पर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन, यानी पूरा का पूरा पद क्या है, कॉमन है। तो कॉमन कर लेंगे तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/2, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर हो गया, तो यहां क्या बचा 1/2 और माइनस यहां पर क्या बचा 1 बचा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू जेड ई स्क्वायर अपान आर्यन, और यहां पर 2 × 2, तो 1 - 2/2, तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सारी चीजें बेसिक गणित है, कैलकुलेशन 1 - 2 करेंगे तो -1/2, गुणा कर लेंगे, विद माइनस घटाएंगे तो क्या आएगा -1, नीचे 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन, और एक मिनट यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर आपका छूट रहा है जेड ई स्क्वायर अपान आर्यन और इंटू, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन और इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर्यन। तो यहां से आपको एनर्जी का व्यंजक ये प्राप्त हो गया। ठीक, अब आर्यन क्या है, आर्यन होता है आपका इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, तो हमने आपको इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का भी एक व्यंजक बताया है। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का जो व्यंजक है वो यहाँ पर वो परिमाण ला करके यहाँ पर रखते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से एक नया फॉर्मेट आपको एक नया सूत्र जो है वो मिलेगा जिस पर कई सारे न्यूमेरिकल जो है बनते हैं। तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर की चीजें हम पहले इरेज करते हैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां से हम क्या करते हैं, आर्यन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका एप्सिलॉन इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपान एम इंटू पाई इंटू जेड ई स्क्वायर। इसका हम लोग व्यंजक जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये व्यंजक भी प्रूव करने के लिए एग्जाम में पहुंचता है। तो ये सूत्र अगर यहाँ पर लाकर रखेंगे तो यहाँ से आपको जो एनर्जी मिलेगा वो हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका क्या जेड ई स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे जेड ई स्क्वायर अपान आर्यन की जगह पे ये पूरा मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपान m इंटू पाई इंटू जेड ई का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जेड ई स्क्वायर को हम ऊपर ले चलते हैं तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहां से E इक्वल टू मिल जाएगा आपका माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी तो जेड ई स्क्वायर इंटू एम इंटू पाई इंटू जेड ई स्क्वायर
अपान आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक, यहां पर देखो तो कुछ चीजें शायद आपसे कैंसिल हो जाएं। यहां पर देखो तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और बचा क्या, बचा आपका यहां से E इज इक्वल टू माइनस का 1/8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू आपका z का z में गुणा करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, E का E में गुणा कर लेंगे तो E के पावर 4 इंटू स्मॉल m और डिवाइड बाई आपका आ जाएगा यहां पर E का E में हमने गुणा कर लिया तो हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां से हम कुछ चीजें कॉमन करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते हैं। तो यहां से E इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 1/, यहां पर देखो तो E के पावर 4 को हम बाहर कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, आगे ले आते हैं, बाहर नहीं आगे कर लेंगे तो E के पावर 4 इंटू स्मॉल m अपान यहां पर 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इधर आपका बच्चा z स्क्वायर अपान n स्क्वायर, यहां पर क्या बचा z स्क्वायर अपान n स्क्वायर। अब यहां पर देखो तो E क्या है, E होता है आपका इलेक्ट्रॉन का परिमाण जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसका मान होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की चुंबकशील विद्युतशीलता होती है जो जिसका मान होता है 8.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। और h क्या है, तो प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। तो ये सारे के सारे मान क्या है, कांस्टेंट मान है। तो अगर इन सबका मान हम रख करके कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से ये जो पूरा मान है यहां से एक नियतांक प्राप्त होगा और उस नियतांक को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। तो अगर यहां से सब इसका मान रखें तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहां पर मान रखेंगे तो यहां पर इसको हम डायरेक्टली पहले मान लेते हैं फिर बाद में उसका मान हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का इसको हम लोग मान लेते हैं R इंटू जेड स्क्वायर अपान n स्क्वायर। यहां पर हमने मान लिया, यहां पर माना कि जो आपका R है वो बराबर किसके, E के पावर 4 इंटू m अपान 8 इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर। यहां पर फिर लिख लेंगे जहां अभी इसका मान कैलकुलेट करते हैं, जहां R एक नियतांक है, इसका मान आपको याद रखना है बस, R एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। तो यहां पर R ये पूरा का पूरा मान कांस्टेंट मान है, इसके मान में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे E है इलेक्ट्रॉन का परिमाण वही रहेगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वही रहेगा, 8 आपका कांस्टेंट मान है, ये एप्सिलॉन क्या है विद्युतशीलता ये भी आपका कांस्टेंट मान है, वही का वही रहेगा। ये जो प्लांक नियतांक है वो भी वही रहेगा, चेंज होगा तो z क्या है परमाणु क्रमांक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, इस प्रकार से n क्या है, तो ये कक्षा की संख्या की पहली कक्षा में है कि दूसरी में है कि तीसरी में है कि चौथी पे है। तो यहां से n का मान आपकी कक्षा की संख्या है, nवीं कक्षा का मतलब कि n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये दोनों तो चेंज होंगे लेकिन इधर वाले पूरे के पूरे मान कांस्टेंट होते हैं और उस कांस्टेंट मान को हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग नियतांक, और इसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं कि रिडबर्ग नियतांक का मान होता कितना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इधर वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, इधर का आप पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाला मान उसके बाद हम इरेज करते हैं। देखिए इधर का मान हम सब रख के कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं E क्या है, इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, तो यहां से हो जाएगा R इज इक्वल टू E का मान है कितना, तो E का मान होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 के पावर में 4। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 अपान 8, तो आपका कांस्टेंट मान है ये। एप्सिलॉन क्या है, तो चुंबकशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और एच क्या प्लांक नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.62 गुणे 10 के पावर माइनस 34। ठीक, अब इन सबका आप जब मान कैलकुलेट करेंगे तो इन सबका जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 2.179 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, 2.179 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। इन सबका मान जब आप गुणा भाग करके कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो टोटल परिमाण आएगा वो कितना आएगा, 2.179 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, ये मान किसमें, जूल में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा 2.179 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, यानी इलेक्ट्रॉन के परिमाण से अगर भाग करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा और ये मान आ जाएगा R इज इक्वल टू
13.6, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका मान आएगा। आप 1.6 से इसमें भाग करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अभी दशमलव को एक अंक इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर -19, तो हो जाएगा 21.79 गुणे 10 के पावर -19 और डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इससे इसमें भाग कर देंगे, जो भी मान आएगा वो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है एग्जाम में पूछे एक नंबर के दृष्टिकोण से, तो ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में पूछे तो 2.179 इंटू 10 टू पावर -18 जूल होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र। यहां से इस सूत्र से आगे का जो डेरिवेशन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य प्राप्त करते हैं उसका सूत्र भी हम लोग यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगले वीडियो में उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।